नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज बीजेपी कार्यक्रम करेगी। पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत इस सप्ताह के समाप्ति का कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज ये सप्ताह समाप्त हो रहा है आज के दिन, और ऐसे में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी, और इसके लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे बीजेपी की तरफ से। और सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में बीजेपी ने इस पूरे हफ्ते को मनाया है, और इसी के तहत आज समाप्ति का दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन इस सप्ताह की समाप्ति हो रही है, और इसके लिए पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किए जाएंगे, उनको याद किया जाएगा, उनके सिद्धांतों को याद किया जाएगा, उनके संकल्पों को याद किया जाएगा। संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने जो सीख दी, उसको लेकर आगे बढ़ने की सोच बीजेपी रखती है। और आज इस मौके पर जब कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो किस तरीके से कार्यकर्ता सीएम योगी आदित्यनाथ याद करते हैं बाबा साहेब को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। समय समय पर अंबेडकर जी की सीख इस देश को, इस प्रदेश को आगे ले जाने में साथ निभाती है, और ऐसे में आज उनकी जयंती के मौके पर उनको स्मरण किया जाएगा, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा उनकी प्रतिमा पर। तो बाबा साहेब की जयंती और पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाएंगे। बड़े स्तर पर तैयारियां थी आज के दिन के लिए, और ऐसे में इन कार्यक्रमों के जरिए बाबा साहेब को याद किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज बाबा साहेब की जयंती है और बीजेपी ने पूरा सप्ताह जो है सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाया है। आज के दिन क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से बाबा साहेब को आज याद किया जाएगा, उनके संकल्पों को याद किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना 63वां स्थापना दिवस मनाती है, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल से की गई। तो विभिन्न आयोजनों को काम किया गया, कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें सामाजिक न्याय सप्ताह भी किया था। उसकी आज समापन किया जाएगा, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे किया जाएगा। इसके अवसर पे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी बूथ स्तर पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, और साथ ही साथ उनके प्रधानमंत्री मोदी की द्वारा जो अंत्योदय पे खड़े लोग हैं, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के ऊपर किए जा रहे विकास कार्य, उनकी जो काम है, उनके प्रति आम जनता कैसे पहुंचे जाए, इसको संकल्प किया जाएगा। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरे सप्ताह सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया गया था, और जिस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम किए थे, आज उसका समापन भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे 27 अप्रैल को कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, पूरे प्रदेश स्तर पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आएंगे। उनकी तरफ से क्या संदेश, क्योंकि देखिए लगातार समय समय पर बीजेपी जो है स्मरण करती है और अंबेडकर जी को और उनके आदर्शों को स्मरण करती है, और उस पर चलने का भी भरोसा दिलाती है। लेकिन निश्चित तौर से जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपना जीवन पिछड़ों के कल्याण के लिए किया था, जिस तरीके से उन्होंने दलितों के लिए काम किया था, उसी तरह अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरा सप्ताह था वो सामाजिक न्याय बनाया गया। जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके उत्थान के लिए किस तरह काम किया जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं, जो पिछड़े और दलित और अति पिछड़े लोग के लिए किस तरह से काम किया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, उसको लेके भी पूरा संकल्प दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके भी कैसे काम किया जाए, दलितों पिछड़ों के लिए कैसे काम किया जाए, उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए भी संकल्प दिया जाए। तो इन सब कार्यक्रम में आज जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोनों डिप्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे, उसी के साथ बिल्कुल। तो देखिए, आज का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमरोहा के 2 निजी अस्पतालों में हुई गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में एक्शन लिया है। उन्होंने अमरोहा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए तत्काल दोनों निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए अस्पताल को सील करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने और 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए इस निर्देश के बाद झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अमरोहा जनपद में कई निजी अस्पताल ऐसे हैं जहां झोला छाप ही ऑपरेशन और डिलीवरी करा रहे हैं। बता दें कि अमरोहा में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें निजी अस्पताल संचालकों की लापरवाही सामने आई है। साथ ही उन्हीं की लापरवाही के चलते कई गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद माजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डिप्टी सीएम ने निर्देश दे दिए हैं, किस तरीके से उसके अनुरूप कार्रवाई होगी? देखिए, उनकी बता दें पूरा मामला अमरोहा जनपद के जंडोला थाना इलाके से जुड़ा है, जहां डिप्टी सीएम ने कुछ संज्ञान लिया है। उसके बाद इस पूरे मामले में अमरोहा सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए अस्पतालों को सील कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने निकल कर आए कि कई गर्भवती महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई और लगातार अमरोहा जनपद में जो है झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं। उसके बावजूद भी अमरोहा स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से डिप्टी सीएम के आदेश के बाद अमरोहा जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, उन दोनों अस्पतालों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा और जांच की जा रही है कि जनपद में कितने ऐसे अस्पताल हैं जो बिना सेवाओं में रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन तमाम चीजों की जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से डिप्टी सीएम इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, तो लगता है कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से लापरवाही ना हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका तमाम जानकारी के लिए। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। मेडिकल के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। अशरफ और अतीक 4 दिनों की रिमांड पर रहेंगे। अतीक और अशरफ, पुलिस ने पूछताछ के लिए 200 सवालों की लिस्ट तैयार की है। 17 अप्रैल के बाद दोनों को अपनी जेलों में वापस भेज दिया जाएगा। दोनों के साथ नहीं होगी प्रताड़ना की कोई भी कार्रवाई, अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता के साथ रहेंगे अतीक और अशरफ। पुलिस की कार्रवाई से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे अधिवक्ता। तो 17 अप्रैल के बाद दोनों को अपनी जेलों में वापस भेज दिया जाएगा। 4 दिन की रिमांड और इस रिमांड में 200 सवालों पर दागे जाएंगे। 200 सवाल और इनके जवाब मांगे जाएंगे अशरफ और अतीक अहमद से। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए किस तरीके से अतीक और अशरफ, क्योंकि अब रिमांड पर है, उमेश पाल हत्याकांड, अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने का वक्त आ गया है। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, बड़ी कार्रवाई का दायरा आगे बढ़ रहा है और ऐसे इस रिमांड में 200 सवाल तैयार किए गए हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस रिमांड से, इस पूछताछ से? लेकिन निश्चित तौर से बहुत जरूरी होता है जिस तरीके से उमेश पाल का किया गया था, जिस तरीके से उसमें अत्याधुनिक हथियारों का जो इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस विवेचना कर रही थी और विवेचना में डायरी में भी, ये रिमांड डायरी में भी इसका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से विदेशी हथियारों का जो बड़ी अहम कड़ी रहेगी और साथ ही साथ किस तरीके से हत्याकांड में जो लोग का प्रयोग किया गया था, किस तरह से उसमें जो पैसे हैं, जो धन का यूज हुआ था वो कहाँ से आया था, शूटर्स जो बुलाए गए थे, जो बाहर के शूटर्स आए थे उनको किसने बुलाया था, किस तरीके से इसकी पूरी योजना बनाई गई थी, कौन कौन इसमें शामिल था। उसके बाद हत्या का अंजाम देने के बाद कैसे लोग जो शूटर थे उनको फरार होने में किसने किसने मदद की थी। हमने देखा था मेरठ से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और कल उत्तर प्रदेश की स्टेट को एक बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी मिली थी जब असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, गुलाम जो कि शूटर था, उन दोनों को कल झांसी में ढेर कर दिया गया था। तो रात में हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ को दे दिया गया है, उन लोगों को धुआं थाने में रखा गया था और रात सुबह से जो रिमांड की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे अहम चीज रहेगी कि अतीक अहमद, जो कि माफिया दहशत रहती थी, आज वो एकदम टूटा हुआ था होगा। एक तरफ जहाँ पे उसके बेटे असद को सुपुर्द खाक किया जाएगा, दफनाने की प्रक्रिया चल रही होगी, वही अतीक अहमद से पूछताछ की जा रही है। दोहरी उसके ऊपर चोट होगी और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अवैध हथियारों का जो जखीरा है
जो अतीक अहमद ने खुद विवेचना में कहीं ना कहीं रिमांड डायरी में उसको बताया था कि पाकिस्तान से ISI और लश्कर तैयबा जैसे जो ग्रुप हैं उनसे कैसे उसने हथियारों को खरीद लिया था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन भी अतीक अहमद से जोड़ा गया है। तो ये जो रिमांड है कि 4 दिन रिमांड रहेगी, इस रिमांड में अतीक अहमद कई ऐसे राज कबूल सकता है जिससे आने वाले समय में अतीक अहमद को एक बार फिर से जो 40 दशकों में एक को बार कोई दोषी नहीं करार था, कोई सजा नहीं थी, एक बार फिर से कानूनी प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस फिर से अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करती नजर आएगी। जी बिल्कुल। और देखिए इस पूछताछ के माध्यम से किस तरीके से जवाब मिलते हैं पुलिस को ताकि इस पूरे मामले की कार्रवाई आगे बढ़े, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मनीष बने रहिए, आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। अतीक अहमद नहीं होगा बेटे असद के जनाजे में शामिल, कानूनी पेच के चलते नहीं मिली है अतीक अहमद को मंजूरी। असद का शव करीबी को सुपुर्द किया जाएगा। शव लेने झांसी जाएंगे असद के नाना। तो असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया है और इस दौरान उसका जो शव है वो अतीक अहमद को नहीं सौंपा जा सकता है, वो उसके जनाजे में नहीं शामिल हो सकते हैं। कानूनी पेच के चलते उन्हें मंजूरी नहीं मिली है और ऐसे में असद का शव करीबी को सुपुर्द किया जाएगा। शव लेने झांसी जाएंगे असद के नाना। तो अतीक अहमद नहीं होगा बेटे असद के जनाजे में शामिल। तो कानूनी पेच के चलते मंजूरी नहीं मिली है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष बने हुए हमारे साथ। मनीष, देखिए एक गुहार थी अतीक अहमद की कि वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सके, लेकिन वो गुहार सुनी नहीं गई है कानूनी पेच के चलते और किसी करीबी को ही असद का शव सौंपा जाएगा। अच्छा, दोनों अपने बेटे और भतीजे के जो जनाजे हैं उसमें शामिल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब किसी प्रक्रिया के तो आप किसी बी वारंट पे बाहर आते हैं, किसी दूसरी जगह आते हैं, उसके आप रिमांड पे आते हैं, तो आप किसी भी इसमें आप शामिल नहीं हो सकते। इसी तहत अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो सके और कल देर शाम ही उसके अतीक अहमद के ससुर और असद के नाना और उनके खालू झांसी रवाना हुए थे और पूरी पुलिस प्रक्रिया के बाद उनको शव सुपुर्द कर दिया गया था। माना जा रहा है कि आज दोपहर प्रयागराज में ही असद का दफनाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में जहां एक तरफ हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश नवी मिली थी, वही अतीक अहमद का जहां एक तरफ रिमांड पे उससे पूछताछ हो रही होगी, वहीं उसके बेटे का जनाजा किया जाएगा। पर जिससे किसे, क्योंकि पूरा परिवार अपराध में लिप्त था, न उसकी माँ शाइस्ता, न उसके भाई बहन, न उसकी अतीक अहमद की बहनें, कोई इस जनाजे में शामिल नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं हत्या कांड में शामिल है और सभी इस समय फरार है, सब पे इनाम घोषित है। तो इस समय जिस तरीके से देखा गया था कि अगर आप किसी भी चीज में लिप्त होते हैं तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आप पूरा परिवार पे कहीं ना कहीं घटना घटित होती है। और जिस तरीके से आपने जो काम किया था, जो कृत्य किया था, उसका अंजाम है कि आज असद, जिसको अतीक अहमद सबसे अपना दुआ मानता था, जिसको सबसे ज्यादा मानता था, आज उसको जब उसने हत्या की थी तो उसको शेर बताया था और आज वही जब शेर ढेर कर दिया गया तो उसके अंतिम दर्शन, ये कहे अंतिम जनाजे में भी अब उसको इजाजत नहीं मिली है शामिल होने की। जी बिल्कुल। देखिए अपराध की शुरुआत में अगर इस अंजाम की फिक्र अगर अपराधी कर ले तो शायद वो बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से अब खबर, गुड्डू मुस्लिम को घेरे जाने की बड़ी खबर, जहां गुड्डू मुस्लिम की मेरठ में लोकेशन मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया है, जल्द मेरठ से हो सकती है गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी। तो ये बड़ी जानकारी, गुड्डू मुस्लिम जो कि शूटर था उमेश पाल हत्याकांड में, उसकी घेराबंदी की तैयारी है। लास्ट लोकेशन मेरठ में ट्रेस की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, पुलिस सर्च ऑपरेशन भी पुलिस ने तेज कर दिया है। तो गुड्डू मुस्लिम की भी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, दबिश दे रही है और गुड्डू मुस्लिम को घेरे जाने की भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो लगातार उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर्स हैं उन पर गाज गिर रही है, जहां असद का एनकाउंटर और उसके बाद असद और गुलाम का एनकाउंटर, इसी के साथ गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए भी अब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम को घेरे जाने की भी खबर सामने आ रही है, लास्ट लोकेशन मेरठ में ट्रेस की गई है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लग पाया है?
देखिए, लगातार जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद जितने भी शूटर थे और जो भी अतीक के बेहद करीबी जो शूटर है, उन सब पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का साफ कहना है कि 0.2 सरकार बनने के बाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होना चाहिए। पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेगी। माफिया हो, बदमाश हो, सभी को सलाखों के पीछे या परलोक से रहारने के लिए पुलिस मजबूर करती है। उसी को लेकर के गुड्डू मुस्लिम की लगातार मेरठ में लोकेशन मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के बहनोई के घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद लगातार जिस तरह से मेरठ पुलिस, एसटीएफ और लखनऊ एसटीएफ, प्रयागराज एसटीएफ लगातार गुड्डू मुस्लिम और इसके करीबियों की लगातार तलाश कर रही है। उसी के बीच जो गुड्डू मुस्लिम है, उसके सूत्रों के अनुसार पता चल पा रहा है कि मेरठ पुलिस की गिरफ्त जल्द ही आ सकता है। गुड्डू मुस्लिम जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है एसटीएफ, और उसी के साथ लगातार जिस तरह से जो अपराधी है उन पर नकेल कसने का काम कर रही है एसटीएफ। इसी तरह से अतीक के बेहद करीबी बताया जाता है गुड्डू मुस्लिम। बमबाज है। उमेश पाल हत्याकांड में साइड से बम फेंकता हुआ नजर आया था, और उसी को लेकर के उसके बाद फिर मेरठ अतीक के बहनोई के घर पहुंचकर वहां से फंडिंग हुई थी, और अतीक के जीजा से गले मिलते हुए नजर आया था गुड्डू मुस्लिम। उसके बाद फिर लगातार पुलिस और एसटीएफ सीसीटीवी खंगालने के बाद जो लास्ट लोकेशन है वो मेरठ के इर्द गिर्द मिल रही है। उसी को लेकर के अब एसटीएफ जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी और बड़ा कुछ ना कुछ कर सकती है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि लास्ट लोकेशन मेरठ में ट्रेस की गई है, तो टीम्स क्या अभी आज भी मेरठ में ही सर्च ऑपरेशन करेंगी? देखिए, अगर बात की जाए तो परसों रात से ही मेरठ में पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। लगातार देहात और शहर के अंदर कई जगहों पर दबिशदारी चल रही है। उसी के बीच अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी एसटीएफ मेरठ की छापेमारी हुई थी, जिसके बाद जो गुड्डू मुस्लिम है उसको तलाशा जा रहा है। लगातार अगर असद की बात की जाए तो असद के बाद अब मेरठ में गुड्डू मुस्लिम पर एसटीएफ की निगाह है, और लगातार एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा इस अपडेट पर। बहुत शुक्रिया अतुल आपका। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर सरकार को घेरते हुए उन्होंने अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एनकाउंटर मसले का हल नहीं, कानून हमारे पास मौजूद है। यह कोई कानूनी फैसला नहीं है। वह मुजरिम था तो जेल भेजना चाहिए था, सजा होती, कुछ भी होता, एनकाउंटर मसले का हल नहीं है। गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय के परिसर में 3 मंडलों के किसानों को आमंत्रित कर मोटे अनाज की प्रदर्शनी लगाई गई। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतीक के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर के सवाल पर कहा कि जब किसी अपराधी पर लगातार इनाम की राशि बढ़ रही है तो समझो उसे मरना ही है। जब इनाम की धनराशि लगातार बढ़ रही है तो उन्हें भागकर कहीं सरेंडर हो जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि एनकाउंटर में इतनी देरी क्यों हुई, उन्होंने कहा कि जब मिलता तब तो मार देते, जब मिला तब मार दिया। झांसी के पास उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। इसके साथ ही जयराम की दुनिया का एक बड़ा किला ढह गया। वहीं अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ की सराहना की। अमिताभ यश और उनके अधिकारियों की सराहना की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस एनकाउंटर की जानकारी सीएम को दी। इस पूरे मामले पर सीएम के सामने रिपोर्ट भी रखी गई। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सबके गुनाहों की सजा इसी धरती पर मिलती है। दूसरों की जान लेने वाला आज खुद जमीन पर पड़ा हुआ है। जी हाँ, उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और शूटर गुलाम पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। इस खबर को सुनते ही अतीक कोर्ट में रोने लगा। अब माफिया अतीक को पता चलेगा कि अपनों का खून बहने पर कैसा दर्द होता है। वही माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ की और सीएम ने यूपी एसटीएफ की सराहना की। क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार लगातार पुलिस और एसटीएफ टीम की तारीफ कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष एनकाउंटर को झूठा बता रहा है और योगी सरकार पे निशाना साधा जा रहा है। इस बीच सभी विपक्षियों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा
कि पुलिस और एसटीएफ अपना काम कर रही है। हमने पहले भी कहा है कि कानून के आधार पर ठोस कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई भी संविधान के तहत है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा, जो कोर्ट में जाएगा कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों को विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। जिन अपराधियों को जेल के सीटों में होना चाहिए वह डीएम और कप्तान को सपा सरकार के समय ऑर्डर देते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, बसपा से ताल्लुक क्या रख रही हैं? सपा बसपा में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। कोई भ्रष्टाचार का दोषी है, कोई अपराधियों को संरक्षण का दोषी है, कोई तमाम ऐसी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का दोषी। फिलहाल असद के एनकाउंटर पे उमेश पाल के परिजनों ने कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है और सीएम योगी का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी एसटीएफ की टीम ने उमेश पाल हत्याकांड के 50 दिन बाद इस केस में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर असद और गुलाम का इस चर्चित हत्याकांड में क्या रोल था। देखिए रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में एक था असद अहमद, जो इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अतीक अहमद का बेटा था। उसे इस केस में एक अहम किरदार बताया गया। असद अहमद की बात करें तो अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा था। असद LLB का स्टूडेंट था और असद की तलाश पुलिस उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल तक में कर रही थी। गुलाम मोहम्मद प्रयागराज में बीजेपी के एक स्थानीय नेता का भाई था और इस हत्याकांड में गुलाम का नाम आने के बाद उसके भाई को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। जब उमेश पाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो एक दुकान के अंदर खड़े शूटर को मोहम्मद गुलाम बताया गया था, जो असद का बेहद करीबी था। यूपी एसटीएफ को आशंका थी कि असद और गुलाम एक साथ किसी महफूज जगह पे छुपे हुए हैं। 24 फरवरी 2023 यही वो तारीख थी जब प्रयागराज में दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते ही उन पर शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत हो गई। उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में एक सीसीटीवी सामने आया था जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी गोली मारने वाले असद से भिड़ते दिखाई दे रहे थे। ये सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड के वीडियो के आगे का था जिसमें असद पिस्टल से फायर करते दिखा था। पुलिस को इस हत्याकांड में 5 शूटरों की तलाश थी, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद, अरमान, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर शामिल है। इन सभी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतना ही नहीं, पुलिस ने शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान और हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार के ड्राइवर अरबाज को एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया था। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी शूटर गुलाम शूटआउट के बाद अजमेर पहुंचा था। शूटआउट के बाद पुलिस को मोहम्मद गुलाम की लोकेशन अजमेर की दरगाह के आसपास मिली थी। मारे गए शूटर विजय के फोन से पुलिस को अजमेर कनेक्शन मिला था। शूटआउट से पहले भी विजय और मोहम्मद गुलाम अजमेर आए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुलाम ने भागने के लिए अजमेर में पहले ही इंतजाम कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जब उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी तो अतीक ने खुद अशरफ और शूटर गुलाम से असद को हत्याकांड में शामिल करने की सिफारिश की थी। उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस टीम को पता चला था कि बरेली जेल में बंद अशरफ और शूटर मोहम्मद गुलाम नहीं चाहते थे कि माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो। लेकिन अतीक की जिद पर असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया था और उससे गोली चलवाई गई। उमेश पाल हत्याकांड में एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी गोली मारने वाले असद से भिड़ता दिखाई दे रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड के वीडियो के आगे का था जिसमें असद पिस्टल से फायर करता देखा गया। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ने कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया। सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में फोन किया था। असद का नाम और फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। फोन पर शाइस्ता ने रोते हुए कहा
कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा था कि असद की वजह से 18 साल बाद वो चैन की नींद सोया है। उमेश पाल की वजह से उसकी नींद हराम हो गई थी। शाइस्ता ने अतीक से फोन पर कहा था कि असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद बीते दिनों अतीक अहमद ने मीडिया के सामने कई बयान दिए। उसने कहा कि उसके परिवार को ना घसीटा जाए, न्याय व्यवस्था पे उसे भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।